गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंतर्गत कोल्ड वार शीत युद्ध का अध्ययन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है ये। हालांकि कोर्स हमारा अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स पर चल रहा है, लेकिन यूटी फर्स्ट के लिए हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखिए, कोल्ड वार जो है वो Q1 मिसाइल क्राइसिस से स्टार्ट होता है। देखिए, अप्रैल 1961 ईस्वी में सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सोवियत संघ के तत्कालीन प्रेसिडेंट खुश्चेव ने अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है क्यूबा, वहां न्यूक्लियर मिसाइल प्रोजेक्ट करने का विचार किया और उन्होंने कई अपने नेवी के जंगी बेड़े क्यूबा भेजे और 1962 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइलों को प्रोजेक्ट कर दिया। ये बात 2-3 हफ्तों के बाद में अमेरिका को इसकी जानकारी हुई और अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जब ये जाना कि रूस ने, सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपने मिसाइल प्रोजेक्ट कर दिए हैं, तो उन्होंने अपनी जंगी बेड़ों को ये आदेश दिया, हुक्म दिया कि रूस को यहाँ से किसी भी तरीके से हटाया जाए। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ये अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर जो है ये वार में परिणत होती है घटना, ये इवेंट वार में बदल जाती है, तो दोनों ही न्यूक्लियर पावर संपन्न देश हैं, भयंकर युद्ध होगा। यहाँ ना किसी की हार होती है एटमी जंग में, ना किसी की जीत होती है, बल्कि महाविनाश होता है। ये भी खतरा था, लेकिन वो इस बात पे दृढ़ संकल्प थे कि किसी भी तरीके से हम क्यूबा में सोवियत संघ की मिसाइलों को नहीं प्रोजेक्ट होने देंगे। अंततः दोनों में सलाह हो जाती है और यहाँ जो है वो वार का खतरा टल जाता है किसी भी तरीके से। इस घटना को इतिहास में हम Q1 मिसाइल के नाम से जानते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस अध्याय में सामने आई, लेकिन वो सीधे वार में तब्दील नहीं हुई। अब हम सीधे चलते हैं और जो हमारे टॉपिक का चैप्टर का नाम है कोल्ड वार, कोल्ड वार को ले लेते हैं। तो देखो, कोल्ड वार है क्या? इसका समय पीरियड क्या है? ये है, ये कोल्ड वार का आपका समय पीरियड है। 1945 AD to 1990 AD, ये आपका कोल्ड वार का समय है। लेकिन कोल्ड वार है क्या, शीत युद्ध है क्या? हम लोग जानते हैं, पढ़ा भी है हम लोगों ने
1939 to 1945 एडी, ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये समय है। यहाँ सेकेंड वॉर शुरू हुआ, यहाँ समाप्त हुआ। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो समाप्त हुआ था, तब संसार में काफी उथल पुथल थी और संसार का जो राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप था वही बदला बदला सा नजर आ रहा था। जो वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री थी वो अमेरिका की निस्बत पे चढ़ रहे थे और अमेरिका उनका लीडर बनना चाह रहा था। इसमें बहुत सारा जनहानि, धनहानि, और ये बहुत भयंकर युद्ध था। संसार के लगभग हर कोने पर लड़ा गया था। यूरोप महाद्वीप में भी लड़ा गया था, एशिया महाद्वीप में भी लड़ा गया था, और ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों तक को प्रभावित कर रहा था। सीधे लड़ा गया था। अब इस युद्ध में होता क्या है, तो देखो भाई, अब इसमें सीधी सी बात है, ये दो पावर्स के बीच युद्ध था। एक तरफ एक्सिस पावर थी। एक्सिस पावर में 3 कंट्री शामिल थे, जर्मनी, इटली और जापान। एक तरफ एलाइज पावर थी। एक्सिस पावर को हिंदी में ध्रुव राष्ट्र कहते हैं और एलाइज पावर को मित्र राष्ट्र कहते हैं। तो हम लोगों ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अध्ययन किया था तो हमने पढ़ा था कि यहाँ मित्र राष्ट्रों अर्थात एलाइज पावर की विक्ट्री होती है और एक्सिस पावर की डिफीट होती है। एलाइज पावर में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम देश थे। उनकी जब जीत हो जाती है तो उस जीत के बाद दुनिया का नक्शा बदल जाता है। और नक्शा कैसे बदल जाता है कि वहां 2 पावर सामने आ जाती हैं। एक पावर आती है जिसका लीडर अमेरिका या यूएसए कहिए या यूएस कह दीजिए, वो होता है, और दूसरे का लीडर यूएसएसआर या पूर्व सोवियत संघ कहलाता है, वो होता है। तो देखो भाई, इनमें कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा हो जाती है दोनों कंट्रियों के बीच। ये 2 संगठन बन जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 महाशक्तियां आ जाती हैं सामने। पूंजीवादी कैपिटलिज्म जिसका लीडर यूएसए है, एक साम्यवादी यानी कि सोशलिज्म थिंकिंग के लोग जिनका लीडर पूर्व सोवियत संघ है। तो इनमें आपस में कई बार टकराव हो जाता है। अपनी अपनी सैन्य ताकत, राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत, यहाँ तक कि विचारधारा की भी यहाँ लड़ाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं। और ये टाइम जो है 1945 से 1990 ईस्वी तक चलता है। बहुत सारी बीच में इसमें घटनाएं आती हैं। 1950 से 1953 कोरिया का मामला आता है, वियतनाम का मामला आता है, और कई बार ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है संसार को कि इन 2 महाशक्तियों के बीच में सीधे वार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और ये रुक जाता है लोगों के मीडिएटर करने के कारण। कई कंट्री आ जाते हैं और ये जब वार नहीं हो पाता है सीधा, तो इसी पोजीशन को या इसी स्थिति को हम कोल्ड वार कहते हैं या कोल्ड वार कह सकते हैं। इसे कोल्ड वार कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम तो मानचित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि ये आपका अब यहाँ 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हो जाता है। 2 पावर आ जाती हैं, 2 P1 और P2 के बीच। अब यहाँ येलो देख रहे होंगे आप कलर, ये येलो कलर है
येलो कलर के जो आकांक्षित देश हैं ये आपके ये नाटो के मेंबर हैं। प्रारंभ में नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसके 12 मेंबर थे, ये उनके नाम दिए हुए हैं। और ये पीले कलर्स के आपके देश दिखाई दे रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, स्वीडन वगैरह ये सारे देश हैं। ठीक है, नॉर्वे है, वो ये सब देश आ गए हैं। एक चीज और है, यहाँ ग्रीस भी इसका साथी है, और एशिया महाद्वीप का एकमात्र देश टर्की भी नाटो का सदस्य है। नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है। अब ये रेट में जो दिख रहा है ये वार्सा पैक्ट के देश हैं। वार्सा पैक्ट 1955 में बना था, 1955 में बना था। ये रूस के साथी थे। और इसके अतिरिक्त ये जो दिख रहे हैं ये अन्य कम्युनिस्ट देश हैं। ये जो दिख रहे हैं ये अन्य कम्युनिस्ट देश है, यानी कि साम्यवादी विचारधारा के देश हैं, सोशलिस्ट विचारधारा के देश हैं। उसके बाद इस कलर में जो देश दिख रहे हैं ये न्यूट्रल देश हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये संसार इन चीजों में बट गया था, अर्थात दो गुट आमने सामने आ गए थे। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की घटना है। इसके आगे एक चीज और मानचित्र में दिखाएंगे हम, वो ये है, इसी को आगे कहा गया कि संसार जो था 3 भागों में बांटा गया। तीसरे भाग की हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 2 भागों की चर्चा चल रही है यहाँ। तो जो यूएस या उसके साथी जो कंट्री थे वो पहली दुनिया के देश कहलाए, यूएसएसआर, और उसके साथी जो कंट्री थे वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए। और तीसरी दुनिया के वो देश थे जो इन दोनों देश ग्रुपों में शामिल हुए नहीं थे आजादी के बाद में। उसका नाम ही रखा गया था, नाम नॉन अलाइड मूवमेंट। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और किन्होंने की थी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये स्थिति आपकी आ गई। अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और आगे ये बताने का प्रयास करेंगे। अब आप हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर ये तो बताइए भाई कि ये जो महाशक्तियां थी इनको अपने गुट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते पर महाशक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों को साजिश सत्य का भी इनका कोई सामना नहीं था। सब लोग इकट्ठे हो जाते, आज भी सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो इन महाशक्तियों का कोई युद्ध के मैदान पर सामना नहीं कर सकता है। फिर भी इन्हें ग्रुप बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उसके 4 रीजन है। इन्होंने ग्रुप क्यों बनाए? ये इतनी ताकतवर कंट्री थी, इतनी महाशक्तियां बनी थी दोनों, इनको कोई जरूरत नहीं थी किसी के गुट बनाने की, लेकिन फिर भी इन्होंने गुट बनाए। इसका क्या रीजन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका रीजन ये था, इन महाशक्तियों के छोटे देशों को अपने साथ लेने का। उसके रीजन 4 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये था, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज थे जैसे तेल संसाधन, उन पर कब्जा करना था। दूसरा, महत्वपूर्ण भूक्षेत्र जो लैंड थे, इंपॉर्टेंट लैंड, अब दो कंट्री उस पर कब्जा करना था। क्यों? महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। अगला था उन्हें अपने आर्मी के बेस बनाना, अड्डे बनाना, ठिकाने बनाना, जहां से महाशक्तियां एक दूसरे पर जासूसी कर सके और जान सकें कि ये कितने आगे बढ़ रहे हैं सन क्षेत्र में। और फोर्थ जो रीजन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन था, वो ये रीजन था कि वो एक दूसरे की आर्थिक मदद कर सकें अपने शामिल गुटों वालों की। इसलिए इनके लिए ये छोटे छोटे देशों को अपने साथ लेना जरूरी था। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के दायरे क्या थे?
देखिए ड्यूरिंग द कोल्ड वार क्राइसिस, क्यूबा में जिस मिसाइल संकट में या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो सामने आया था, जब हमने स्टार्टिंग किया था इस अध्याय को, तो हमने क्यूबन क्राइसिस मिसाइल के बारे में आपको बताया था। ठीक है, उससे आप पूर्णतया फेमिलियर हो चुके हैं। वो इनमें से एक घटना थी। देखिए कोल्ड वार के दौरान बहुत सारी खूनी संघर्ष भी हुए, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन खूनी संघर्षों ने बड़े युद्ध का रूप नहीं लिया। उदाहरण के लिए इन दोनों महाशक्तियों के बीच 1950 से 53 ईस्वी तक आपका कोरिया का युद्ध संकट रहा। इसके बाद 1958 से 62 तक बर्लिन का पूर्वी जर्मनी का चक्कर रहा। इसके बाद कांगो रहा 1960 ईस्वी के दशक में। सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति भी आ गई, कई बार संकट गहराता गया, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो ये सिर्फ यूरोप की बात है। तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमे बटे देशों के बीच जो क्राइसिस है, उनके अवसर तो आए पर वो युद्ध ना होए, लेकिन संभावना रहे तो क्या उसको कह सकते हैं। लेकिन बातें एक हद सत्य ज्यादा नहीं बढ़ती हैं। जैसे आप कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान की बात ले लें, इन क्षेत्रों में व्यापक जनी हानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विनाशकारी युद्ध नहीं हो पाए। कई बार ऐसे मौके भी आए, ऐसी चांसेस भी आए कि दोनों महादेश शक्तियां आमने सामने आई और कई बार इनके बीच कूटनीतिक राजनीतिक संवाद भी नहीं हो पाए। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संघर्षों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट प्रवेश देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है, अर्थात नाम की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। तो ये शीत युद्ध के देखिए बहुत सारे आपको कार्टून के माध्यम से ये चित्र भी पढ़ना, आप चित्रों से भी सवाल आ जाते हैं। ये राजनीतिक वसंत की बातें हैं। ये देखिए, ये कार्टून देख लेना। इन कार्टून के बाद देखिए अब हम सीधे आते हैं, दो ध्रुवीयता को चुनौती जो देने वाली संगठन है उसका नाम है नाम। नाम का पूरा नाम है नॉन एलाइड मूवमेंट, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन। इसका पहला अधिवेशन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में नाम का पहला अधिवेशन हुआ था। अभी ऊपर हमने जो तीसरी दुनिया के देश बताए थे, तीसरी दुनिया का देश क्या था, पहली दुनिया के देश क्या थे और दूसरी दुनिया के देश थे, अब तीसरी दुनिया निकल के आई। देखिए बहुत सारे देश 1947 उसके बाद जो आजाद हुए, ठीक है, उन्हीं में हमारा देश भारत भी था। तो हमारे देश भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के शासक सुकार्नो, ठीक है, यूनान के मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के कर्नल नासिर और घाना के एनकुरुमा शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर के, इनके ये चित्र भी दिखाई दे रहे हैं आपको की पुस्तक में। देखिए ये आपके मार्शल टीटो हैं यूगोस्लाविया के, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के हैं, और ये आपके कर्नल नासिर हैं, और ये सुकार्नो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो इंडोनेशिया के, और ये आपके वामा एनकुरुमा घाना के प्रधानमंत्री हैं। तो इन पांचों लोगों ने मिलकर के क्या बनाया, नाम संगठन बनाया, और ये जो दो पोलों की तरफ दुनिया पोलराइज हुई थी उसको चुनौती दी, और ये किसी भी संगठन में शामिल नहीं हुए। आप समझ रहे हैं, नाम के संस्थापक कंट्री के, इसमें मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के शासक थे,
और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, और आपके कर्नल नासिर मिस्र के, और आपके सुकार्लो इंडोनेशिया के, और घाना के एनक्रुमा, ये लोग शामिल थे। अब गुटनिरपेक्षता का अर्थ ले लेते हैं या थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, गुटनिरपेक्षता का जो मीनिंग है वो तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है, बिल्कुल तटस्थ नहीं है। देखिए, तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। न्यूट्रल की नीति का पालन करने वाले देश के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते हैं, अब न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास भी किए हैं। अब एक पॉइंट रह गया इसमें, वो पॉइंट है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक अरेंजमेंट। देखिए, गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मीडिएशन करने के वाले भर नहीं थे, बल्कि नाम के आंदोलन में शामिल मोस्टली कंट्री जो थे वो लेस डेवलप थे, परंतु उन्हें देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य जो चुनौती थी वो आर्थिक रूप से और अपना विकास करने तथा अपनी जनता की गरीबी को मिटाने की थी। इन नव स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था, और टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आजाद नहीं रह सकते थे। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें ये उपनिवेशक देश भी हो सकते थे, पुनः गुलाम हो सकते थे, जिससे राजनीतिक आजादी हासिल की गई वो उठा भी सकती थी। इसी समझ से नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट हेडिंग से एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार सिस्टम में सुधार का प्रस्ताव किया गया, और इस रिपोर्ट में कहा गया जिनके कुछ पॉइंट नीचे दिए, जिनके कुछ पॉइंट हम बताने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, अल्पविकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। नंबर 2, अल्पविकसित देशों को की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे, और हर तरह गरीब देशों के लिए ये व्यापार फायदेमंद होगा। नंबर 3, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। और नंबर 4, अल्पविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में भी भूमिका बढ़ाई जाएगी। देखिए, ये था गुटनिरपेक्ष की प्रकृति जो थी, जो पहले थी वो धीरे धीरे बदलती गई। अब ये 70 के दशक के मध्य तक आते आते आर्थिक मुद्दों में ही सिमट के रह गई, और 80 के डिकेड में ये और भी बदल गई। इसका मुख्य कारण था डेवलप्ड कंट्री को द्वारा तेजी से विकास किया जाना, और विकसित देश एक सुर में इसका विरोध भी कर रहे थे अल्पविकसित कंट्री का, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को हम इस विरोध के पीछे अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है भारत और शीत युद्ध। देखिए, गुप्त विजय आंदोलन के नेता के रूप में कोल्ड वार में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के अलग रखा, किसी से में बंदी में नहीं गया। दूसरे, भारत ने
जो उपनिवेशों देश थे, तुम उपनिवेशी राज्यों से आजाद हुए थे, नए स्वतंत्र देश थे, उनको भी जाने से रोका कि वो भी किसी गुट में न जाए। अर्थात भारत की नीति ना तो सकारात्मक थी और ना नकारात्मक, ना निष्क्रिय थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए इंटरनेशनल मैटर में एक्टिव रूप से इंटरफियर करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका भी। भारत के जो पॉलिटिशियन थे, जो लीडर थे, उन नेताओं का उपयोग अक्सर कोल्ड वार के दौरान कॉम्पिटिटिव बीच के संवाद करने में या मीडिएटर करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक में शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध में भी भारत ने मध्यस्थता की। इसके बाद कुछ लोगों ने माना है कि गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन ये आदर्श भारत के वास्तविक हितों में से मेल नहीं खाता है। ये बात ठीक नहीं है। गुट निरपेक्ष की नीति ने कम से कम दो तरह के भारत का डायरेक्ट रूप से हित साधन किया है। पहली बात तो ये कि गुट निरपेक्ष के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधन होता। दूसरे, भारत हमेशा इस पोजीशन में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति उसके साथ आए। अगर भारत को महसूस है कि दोनों महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वो दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है और किया भी है। दोनों गुटों में कोई भारत की को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई है। हम यहाँ ऐसे उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे। देखो, आलोचकों का कहना है कि भारत की गुट निरपेक्षता नीति जो है वो सिद्धांत विहीन है, क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क ये है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं आ रही है। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 ईस्वी में के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की और एक ट्रीटी साइन की। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में जाने या शामिल होने माना है, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनीतिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, इसलिए उसने ये ट्रीटी की। उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। गुट निरपेक्ष की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुट निरपेक्षता का प्रभाव में थोड़ी कमी आई। गुट निरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलंगू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विशेष नीति अपना सकते हैं। ये आंदोलन मौजूदा समानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिकी थी। अपने आप से ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी ये प्रासंगिक है। आज अध्याय हमने पूरा समाप्त कर दिया। नाम पर आकर के आपको ध्यान देना है। इसका पहला अधिवेशन बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था। तो आज हमने अध्याय की सरसरी थोड़ा शीघ्रता से आपको समरी बताई
ताकि आप ड्यूटी परीक्षा में अपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद। आज का पाठ पूरा यहीं समाप्त होता है।